स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्जीवन एंड सूर्योदय, दोनों को आज इस लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वीडियो एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज से कुछ समय पहले उज्जीवन के ऊपर मैंने इसके बिजनेस मॉडल को समझा के ऑलरेडी काफी वीडियो अपलोड करे हुए हैं, जिनमें आपने समझा होगा कि बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से ये कंपनी काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो इस वीडियो में हम टोटल बिजनेस मॉडल को तो एनालाइज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बेसिक डाटा जरूर समझेंगे। और ये भी सुनिए, सूर्योदय हो या फिर उज्जीवन हो, दोनों एक तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है और दोनों का सेम ही काम है कि जो काम बड़े बैंक्स नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इंडिया के उन लोगों तक पहुंचना जिनको लोन की एक्चुअल में जरूरत है, बड़े बैंक जो होते हैं वो उनको दे नहीं पाते, स्मॉल फाइनेंस बैंक वो काम करते हैं और साथ में इंडिया की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं बढ़िया इंटरेस्ट रेट एफडी वगैरह पे देकर। तो ये होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम। हालांकि और भी बहुत चीजें हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बात करने वाला इस वीडियो में आपकी लर्निंग के लिए, आपके एजुकेशन के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आइए सबसे पहले उज्जीवन के ऊपर बात करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा आपको कि जब ये स्टॉक यहां से निकल रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो है अब एक लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड की तरफ जाएगा और ये जो पूरी वीकनेस थी ये खत्म हो चुकी है इस पॉइंट पे, एंड दिस शुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ना तो वो सपोर्ट कटा आज तक। उसके बाद 2 महीने पहले जब इसने स्विंग कंप्लीट कर लिया, वापस नीचे आ रहा था, मैंने एक और अपडेट दी थी उस वीडियो में कि इस पॉइंट के अगर अब नीचे आ गया तो कहानी खत्म, लेकिन नहीं आया। देखो वहीं से सपोर्ट लेके वापस आज उधर, तो यानी कि इसको एनालाइज करना बनता है। सबसे पहले चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे और सूर्योदय को भी देखेंगे, क्योंकि सूर्योदय में तो बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं। आइए जब सबसे पहले इसको देखते हैं फंडामेंटल डाटा को। कंपनी का बिजनेस में आपको समझा देता हूं। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक्टिव कहां है मैं बता देता हूं। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये मान लो लगभग अच्छी खासी एक्टिव है, आप मान लो 28% रेवेन्यू आप कह सकते हो। साउथ इंडिया से भी लगभग 25% रेवेन्यू, और वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया से भी लगभग आप कह लो कि बची हुई रेवेन्यू आती है। अप्रोक्सीमेट आप 50% ले लो कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ सब जगह से लगभग 25% की एवरेज रेवेन्यू आती है। हालांकि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा एक्टिव है, ये देखने को मिला है। अगर हम वहीं पे उसकी बात करेंगे सूर्योदय की, तो चीजें अलग होंगी, आगे बात करेंगे उसकी। मार्केट कैप लगभग 9500 करोड़ के आसपास है, यानी कि अच्छी खासी मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग अभी कुछ भी नहीं है, आफ्टर मर्जर आपको पता है चीजें चेंज हुई थी। पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। पी रेशियो आज भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखता है, स्लाइटली एक्सपेंसिव है, 17 के आसपास का। रिटर्न ऑन इक्विटी और इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हुए थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आता है। यहां पे बात करें 52 वीक हाई की, तो लगभग 52 रुपीज के आसपास ही 52 वीक हाई निकल के आता है। अगर पीबी रेशियो देखा जाए तो लगभग 1.55 है, जो कि रीजनेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखूं तो अच्छा माना जाएगा। और देखो, बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस आप कितना ही कर लो चाहे, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आप कासा रेशियो देखोगे, कभी एनपीए देखोगे, कभी ग्रॉस एनपीए, कभी नेट एनपीए, कभी कुछ। बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस इतनी डिफिकल्ट होती है जितनी किसी भी बिजनेस की नहीं होती है, और उसमें कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी नेगेटिव हो तो बड़ा इंपैक्ट कर देती है। आइए यहां पे चलते हैं, फाइनेंशियल्स के ऊपर दिखाता हूं इसका रीजन क्या है कंपनी का अभी रिसेंट में ऐसा होने का, और इसमें गिरावट जो आई थी उसका रीजन भी क्या था वो भी हमें समझना होगा। आइए सबसे पहले देख लीजिए, लास्ट ईयर जून के अंदर रेवेन्यू कितनी थी, 1700 करोड़ से ऊपर की थी और प्रॉफिट थे 300 करोड़ के। इस साल रेवेन्यू ग्रो करी है वहां से, बढ़िया बात है। प्रॉफिट्स के अंदर यहां पे कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छी बात यह है कि यहां पर जब मार्च के अंदर 83 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद याद करिए हमारा वीडियो आया था जून के रिजल्ट आने से पहले कि कंपनी 40 के लेवल के ऊपर आ रही है, यानी बुरे से बुरा जो होना है मेरे हिसाब से हो चुका है। याद है वो वीडियो, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। गूगल पे जाके, सॉरी यूट्यूब पे सर्च में लिखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस एंड मनी मैटर्स लिखिए, आपको सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे। तो यहां से आपको दिख रहा है कि बुरे से बुरा जो होना था, इसलिए वो एक ट्रेंड बना। अब सितंबर का रिजल्ट आने वाला है 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर शायद डेट है, मैं अभी श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ शायद यही डेट है, उसमें आने वाला है। जो चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि शायद वो रिजल्ट अच्छा आए, मार्केट को उसमें से कुछ पसंद आ सकता है। हालांकि यहां पर गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन था, अगर उसे आप देखने चाहेंगे तो यहां देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां चलते हैं, रिवेन्यू को आप देखेंगे तो रिवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं, कंसिस्टेंट है। प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम इस जगह पे है, दैट इज नेट प्रॉफिट। अब आप नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी जून 2023 में 324 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट ला रही थी, तो वो अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट लाएगी तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। अब आप पिछले कुछ क्वार्टर को देख लीजिए किस तरीके से चीजें हुई है, तो इन सब चीजों की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आया। और फिर देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई भी हो, सबकी ही धड़ाम से पिटाई हुई है। बिकॉज बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में आपको बता दूं, मेरी बात याद कर लेना, जल्दी ही आपको पीएसयूज का हल्ला होता हुआ दिखेगा।
पीएसयू जब जल्दी ही चर्चा में आने वाले, बैंक सारे चर्चा में आएंगे, जैसे ये रिजल्ट आएंगे बैंक सारे चर्चा में आएंगे। आप देखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, आप देखते जाना उस चीज को। तो देखो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर था, वो गिरा, तो गिरते ही मतलब मार्केट ने पनिशमेंट दे दी। यहां पर चलिए अब एक बार इसकी देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहां नोटिस करिए शेयर होल्डिंग में क्या है, इसको भी मैं आपको ग्राफ फॉर्मेट में समझाता हूं, इजी तरीके से समझ आएगा। सो दिस इज द शेयर होल्डिंग। अब देखो मर्जर वगैरह हो गया तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां पे कुछ भी नहीं रही, वो यहां आ चुकी है। अभी की डेट में एफआईआई 20% है, डीआईएस जो है वो लगभग 17%, गवर्नमेंट का कुछ नहीं और पब्लिक जो है वो 49% के लगभग की होल्डिंग अपनी रखती है। तो ये इसकी एक पिक्चर है। वापस फाइनेंशियल्स पे आते हैं, एक और इंटरेस्टिंग डाटा, एनुअल डाटा पे चलिए। यहां पर इसको देखिए, तो ये रिवेन्यू है, कंपनी का रिवेन्यू देखा जाए तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवेन्यू कंपनी का ग्रो हो रहा है और यहां पे लगभग 7,300 करोड़ के आसपास की रिवेन्यू आ गई है। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है नेट प्रॉफिट में वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? और उसका रीजन क्या है भाई, कंपनी अपने खर्चे मैनेज नहीं कर पा रही है। सिंपल आप ये कह लो, कोई कहेगा मार्जिन अच्छे नहीं है या नहीं, सीधी बात है, खर्चे मैनेज नहीं हो रहे। अब खर्चे में बैंकिंग बिजनेस है तो उसके लिए इंटरेस्ट होता है, अदर कॉस्ट होती है, लेकिन इंटरेस्ट सबसे बड़ी कॉस्ट निकल के आती है। यहां पे आइए जरा इसके चार्ट पैटर्न्स के ऊपर चलते हैं। अब मैं कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहा, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। यहां से इसको देख लीजिए। नाउ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की पूरी जर्नी समझो। यहां पर आईपीओ आया था, ये था दिसंबर 2019, ओके 2019, दिसंबर 2019। अब पूछ के देखिए उस टाइम एनालिस्ट लोगों ने क्या कहा होगा, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। लेकिन वो लॉन्ग टर्म आते आते 6 साल निकल गए, पता भी नहीं चला, दिसंबर 25 आने वाला है। वहां से स्टॉक 80% तक करेक्ट हुआ, नीचे जाकर एक बेस बना, अच्छा खासा बेस बना, और यहां पर अगर देखा जाए तो अगस्त से लेके 1 साल का लगभग का बेस बना था, 10 से 12 महीने का बेस बिल्डिंग हुआ। उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, गया ऊपर। एक्यूमुलेशन जोन था, कायदे से अगर ब्रेकआउट होता तो इसको एक्यूमुलेशन जोन कहते, ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो गया। डिस्क्लोजर मैंने भी यहां पे इसको ले रखा था, मैंने इसको आराम से एक्यूमुलेट किया, फिर यहां से जब ये स्विंग में गया तो मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन भी आ चुका था और उसके बाद में हमें अपने पोर्टफोलियो से इसे निकालना भी पड़ा ड्यू टू सम सेबी रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल थिंग, कि हमें कुछ नहीं रखना है, वो क्लाइंट को नहीं दे सकते ये वो, तो उन सब की वजह से। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा, अभी की डेट में मेरे पास तो ये नहीं है, लेकिन ये जरूर देख लीजिए इस पॉइंट पे हमारी जो बात हुई उसके बाद में क्या हुआ। अब आइए आज की डेट में यहां चलेंगे और इधर हम इसको जूम करके देखते हैं। सो देयर इज अ बिग रेजिस्टेंस, जो कि लास्ट टाइम ये प्राइस जो आए थे वो आए थे जून 2000, मई और जून 2024 में, ओके। उसके बाद में एक अटेम्प्ट यहां हुआ था, देखो यहां पे, और ये अटेम्प्ट हुआ था फिर से जून के आसपास 2025, ओके। अब क्या हो रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये तो क्लियर हो गया हमें कि आज की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसका मतलब क्या कि जो एग्जिस्टिंग लोग पहले से यहां बैठे होंगे वो इस सपोर्ट का ध्यान रख रहे होंगे। एम आई राइट? क्लियर? हाँ, अब ये बात करते हैं कि फ्रेश जो है, फ्रेश प्लेयर्स वो किस चीज का वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं इस रेंज के कटने का, फिर उसे वो रिव्यू करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, क्या फ्रेश स्विंग प्लेयर्स आएंगे क्या यहां पे? आंसर इज यस, अबोव रेजिस्टेंस, अबोव रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट जोन जो है मैं टेलीग्राम पे अपनी रिपोर्ट में दे दूंगा, जहां से आपको एक एजुकेशनल रिपोर्ट मिलेगी, वहां आप देख सकते हैं, और उसकी सारी डिटेल आपको हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेश स्विंग जो है वो अबोव रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के ऊपर वाले लोग जो होंगे वो आएंगे फ्रेश स्विंग के लिए। क्या फ्रेश हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो देखो बेस्ट टाइम तो ये था जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये वाला है, और वो टाइम था लगभग मार्च अप्रैल के बाद का, कि हाँ बन रहा है कुछ और मुझे लगता है कि टेक्निकल सेटअप रेडी है। यहाँ पे हमारी बात भी हुई थी। अभी की डेट में कोई बोले तो दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम बट कैन बी लुक फॉर द राइडिंग द ट्रेंड, ओके, राइडिंग ट्रेंड, ट्रेंड राइडिंग के लिए इसके ऊपर भी, और उसमें भी ये इंपॉर्टेंट ही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। और उसके बाद में ऊपर के रेजिस्टेंस जो है उनके गेट खुलते हुए नजर आ सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ आया? सो यानी उज्जीवन क्या कर रहा है, एक टेरिटरी में है। कौन सी टेरिटरी? जहां से गिरावट के बाद में वो लॉन्ग टर्म तो बुलिश हो चुका है, शॉर्ट टर्म अभी वो साइडवेज है, वो तैयारी कर रहा है एक नए रेजिस्टेंस को काटने की। उसके बाद में वहां पर और फिर से एक बार स्विंग वाले प्लेयर्स जो होंगे वो उसकी वॉचलिस्ट जो है वो अलर्ट पे आ जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, अबोव दिस लेवल इसको रिव्यू किया जा सकता है। क्लियर? अब उसके ऊपर जब जाएगा तो स्विंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, ये ध्यान से सुन लो। इसके ऊपर स्विंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, दिस पॉइंट, ओके। मैं बाकी रिपोर्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, बाकी मैं आपको रिपोर्ट में दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। इतना क्लियर हुआ कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो वो क्या कर रहा है भाई, लॉन्ग टर्म में तो बुलिश हो चुका है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड साइडवेज है, जिसके इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड एक्सीलरेट होगा और बुलिश वापस होता हुआ नजर आएगा। क्लियर? ओके, आइए आगे चलते हैं। यहां पर सूर्योदय के ऊपर ये हमने लगाया,
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब पहले मैं इसका समझा देता हूं, अभी हम इसके पहले फाइनेंशियल्स पे चलेंगे, लेकिन एक चीज और समझो, ये कंपनी जो है इसका ज्यादातर बिजनेस कहां से आता है? महाराष्ट्र से, ओके, गुजरात से और ओडिशा से, तमिलनाडु से और कर्नाटका से, वहां भी एक्टिव है, मध्य प्रदेश से भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर है ना वो इंडियन मैप में जो नीचे के पार्ट में जो हमें स्टेट दिखते हैं साउथ या उसके आसपास के वेस्ट एरिया के, वहां से इसका रेवेन्यू आता है। नॉर्थ इंडिया में इतनी एक्टिव नहीं है ये कंपनी, ओके। और इस कंपनी में एक बड़े इन्वेस्टर हैं हमारे भैया, नाम है उनका मिस्टर मुकुल अग्रवाल जी, मुकुल महावीर अग्रवाल। उनका भी यहां पर इन्वेस्टमेंट है और काफी समय से है। उन्होंने जून 2023 का जो क्वार्टर था, जब प्राइस लगभग यहां चल रहा था, ओके, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी थी और अभी भी लगभग 2.82 या 80 के आसपास की होल्डिंग जो है वो लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन उनके लिए वो बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। राइट नाउ पैटर्न्स जिस हिसाब से चार्ट पे दिख रहे हैं, ये भी उसी उज्जीवन की तरह एक पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो कुछ भी नहीं है फिलहाल। उज्जीवन का तो लॉन्ग टर्म बुलिश हुआ है, इसका फिलहाल वैसा है नहीं। आइए यहां पे चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे, और ये लगाई हमने इसके फाइनेंशियल डाटा। ध्यान से देख लीजिए, 151 के आसपास का प्राइस है राइट नाउ, और मार्केट कैप इसकी 1600 करोड़ के आसपास है। यानी जितना हमारा उज्जीवन एक आप कह लीजिए क्वार्टर में रिवेन्यू लेके आता है, उतना तो इस बेचारे का मार्केट कैप ही है। यानी एक चीज और नोट करो, ये बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है। अब एक चीज और बताऊं, इसका नाम क्या है भाई? सूर्योदय है ना, सूर्योदय। अगर इस कंपनी में थोड़ा बहुत भी कुछ पॉजिटिव निकल के आया, पॉजिटिव निकल के आना मतलब कि अगर मार्केट को ग्रोथ दिखी, तो भैया सूर्योदय होगा। अभी हुआ नहीं, अभी तो अस्त है। मार्केट वेट कर रहा है सही समय का। अब मैं तो अभी नहीं कह सकता कि वो सही समय कब है कब नहीं, लेकिन सूर्य उदय उसी के बाद होगा, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, फिर मार्केट एक बढ़िया वैल्यूएशन देता है, तब तक नहीं देता है। अभी तो इसमें बहुत से लोग फंसे हुए होंगे ऐसा लगता है। अगर प्रमोट होल्डिंग देखी जाए तो कम है, 22% के लगभग है। पी रेशियो ज्यादा है। अब देखो उज्जीवन से ज्यादा महंगा है और उसके जितना रिवेन्यू भी नहीं है। आगे देखो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ है ही नहीं, और 52 वीक हाई 176, पीबी रेशियो इसका ये अंडर वैल्यूड है। अब वो क्यों है वो आपको समझ आ गया होगा इन सब चीजों को देखते हुए। क्लियर है? आगे चलिए एक बार इसके फाइनेंशियल्स पे, यहाँ फाइनेंशियल्स देखो। अब यहाँ पे इसको समझो, क्वार्टरली डाटा पे चलेंगे। लास्ट ईयर से अभी तक का कंपैरिजन, 558 करोड़ की रेवेन्यू लास्ट ईयर, और इस प्रॉफिट था 70 करोड़। अब आओ यहाँ पर, रेवेन्यू तो बढ़ी और प्रॉफिट देखो इनका क्या हो गया, आधा हो गया। और मार्च में अगर देखोगे तो सबके लिए ही खराब था। मार्च में देखो लॉस आया था, उसके बाद अब प्रॉफिट में वापस कंपनी आई है। इसके भी रिजल्ट आएंगे, मुझे इसकी डेट नहीं पता है, लेकिन आएंगे तो इसको भी रिव्यू करके देखा जा सकता है। और रिजल्ट से पहले अगर ये किसी टाइप से टेक्निकली बुलिश पैटर्न बनाता है, आई थिंक बुल्स उसको रिव्यू करके जरूर देखेंगे कि क्या हो सकता है। यहां पर चलते हैं एक बार, इसका ओवरऑल ग्राफ फॉर्मेट में डाटा देखिए क्या क्या रही है पोजीशंस। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो कंपनी इज पोस्टिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट। व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट? तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट यहां भी पिछले 4 क्वार्टर से दिक्कत ही है। इसके साथ नहीं, हर स्मॉल फाइनेंस बैंक की यही कहानी है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन पहले ज्यादा है तो कुटाई ज्यादा होती है। अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की तो 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर जून में आया था, दैट इज द हाईएस्ट वन। और उससे पहले देखिए ग्रोथ के फेज में था, लेकिन जैसे ही दिक्कत हुई और फिर उसके बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो मार्केट ये रिएक्शन देखा, जब मार्केट ने 70 करोड़ का प्रॉफिट देखा तो भी इसको उतने वैल्यूएशन क्यों नहीं दिए? सिंपल रीजन है, मार्केट को पता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में शायद इससे अच्छी ग्रोथ नहीं आए। मार्केट वैल्यूएशन देगा, प्रीमियम देगा, अगर आप कंटिन्यूअस ग्रोथ उसको दिखाओगे, ग्रोथ का ट्रैक दिखेगा, उसको नजर आएगा रास्ता आगे का, तो फिर मार्केट में बुल्स जो है वो आपको वैल्यूएशंस देते हैं। उसको बुल्स को रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, उसको दिख रहा है कि कम आ सकती है या ग्रोथ नहीं आएगी, बुल्स विल नॉट गिव यू द प्रीमियम अमाउंट। ओके, ये ध्यान रखना है। अब आइए यहां पर एक और काम करते हैं, इसके शेयर होल्डिंग पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन का कोई अंत नहीं है। देखो मैं सही बात बताऊं तो शेयर होल्डिंग अगर देखोगे तो प्रमोटर की बाइंग हुई है यहां पर। जब ये लॉस में आए थे तो प्रमोटर बाइंग हुई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि मार्च के अंदर लॉस आया था। उसके बाद में एफआईआई जो है वो अभी तक कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हुए। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। पब्लिक की बात की जाए तो वहां पे लगभग 40% के लगभग होल्डिंग है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1 लाख है, जबकि उज्जीवन में वो 10 लाख है। तो ये इतना फेवरेट नहीं है पब्लिक का जितना कि उज्जीवन है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं एक बार ग्राफ फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। लेट्स सी, आपको दिखेगा पब्लिक होल्डिंग, ये दिस इज लाइन, पिंक लाइन, और पब्लिक होल्डिंग बढ़ती गई है, कम नहीं हुई है। कम किसकी हुई है? अभी प्रमोटर्स की हुई है। और यहाँ पे अगर आप देख लें, अगर एफआई अभी 5% ही है, और यहाँ पे पब्लिक के साथ साथ अदर्स में 26% की होल्डिंग निकल के आती है। एक बार चलते हैं इसके चार्ट पे, पैटर्न्स क्लियर होंगे तो हमारे पास चीजें क्लियर निकल के आएगी। नाउ हैव दिस वन, ये देखिए, ये है हमारे सामने सूर्योदय का वीकली चार्ट। डिस्क्लोजर के तौर पे बताऊंगा कि यहाँ पर
मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, मेरा एसएल हिट हुआ, मैं निकल गया। अगर नहीं निकलता, मैं तो देखो जो लिया है वो आपको सामने सामने बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैंने तो लिया था, एसएल हिट हुआ। कोई 100% सक्सेस रेशियो मेरा भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 70 से 80% टाइम अगर हमारा सक्सेस आ जाए ना, दैट इज़ गुड। अभी हालांकि भगवान की दया से उससे बेटर आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आगे आ जाए तो बेटर है इतना। ओके, तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ था जब ये वाली वेव गई थी, ये वाली जो इसमें हम निकले थे। अब उसके बाद में क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं एनालिसिस फेल हो गई। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एनालिसिस फेल होने का मतलब समझो क्या होता है कि हमने कोई स्टॉक इस टाइप से यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हुआ, उस पर लिया, वो मेरा एसएल खा के ऐसे भाग जाए ना, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस फेल होना। अगर वो मेरा एसएल खा के नीचे नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स कि एनालिसिस परफेक्ट थी ना। एसएल भी तो एनालिसिस का एक पार्ट ही होता है भैया, समझ आया उस चीज़ को। एसएल खा के ऊपर भागता ही भागता जाए, हाथ ना लगे, या मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम ना बने कि जिससे मैं री एंट्री कर पाऊं, तो एनालिसिस फेल होती है। समझ आया ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। करंट डेट पे आइए, करंट सिचुएशन क्या है। तो करंट सिचुएशन इज इंडिकेटिंग एज समथिंग कि यहाँ पे एक बड़े रेजिस्टेंस जोन की पास जो है वो स्टॉक आ चुका है, और ये आया है इसके पास नवंबर 2024 के बाद, लगभग 52 वीक के बाद में इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। तो यहां पर संभावनाएं हैं कि ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। कन्वर्ट करते हैं एक बार मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट क्या बोलता है, तो मंथली चार्ट इतना सॉलिड नहीं है, कुछ भी बड़ी चीजें निकल के नहीं आ रही है, कुछ बड़े डेवलपमेंट्स नहीं है। इट नीड्स अ बिग मंथली ग्रीन कैंडल, और उसके बाद में कुछ कह सकते हैं, तब तक कुछ कह नहीं सकते। मंथली चार्ट पे इस रेजिस्टेंस को काटने के बाद में ऊपर में ये हर्डल्स जो है वो नजर आएंगे। 3 हर्डल इंपॉर्टेंट है जो नजर आ सकते हैं, बट इसको काटने दिया जाए, वेट किया जाना चाहिए, कोई भी जल्दीबाजी से बचना चाहिए। मेरे हिसाब से बुल सभी बच रहे होंगे। कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट पे। आइए डेली चार्ट क्या बोलता है उसको देखिए। सो देयर इज अ गैप ऑल्सो, यहाँ पे गैप भी पड़ा है। सो मेरे हिसाब से देखो, मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, उनका तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ये इस टाइप का चार्ट देख के। हालांकि खराब चार्ट नहीं है, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूंगा ऐसे चार्ट में काम करने को, मेरे को वो मजा नहीं है, सिंपल सी बात है। हालांकि हाँ, चार्ट को कोई पूछ ले भाई चार्ट कैसा है, बढ़िया है, और इस लेवल के ऊपर ये जो जोन बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाता है तो स्विंग प्लेयर्स भी वहां एक्टिवेट होंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो एक गिरावट हुई, गिरावट के बाद एक बड़ी बेस बिल्डिंग जो है वो हो चुकी है। तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई है राइट नाउ। डेली प्लस वीकली प्लस मंथली तीनों ट्रेंड क्या है, साइडवेज है। ओके, साइडवेज ट्रेंड है। बुलिश कब होंगे, इस पॉइंट के ऊपर बुलिश हो जाएंगे। तो ये तो चार्ट पे जो चीज है वो क्लियर है। मैं क्या करूंगा क्या नहीं, वो मैं आपको सब समझाता रह रहा हूं कि मेरे हिसाब से एनालिसिस कैसे वर्क करती है। ओके, तो ट्रेंड क्या है, साइडवेज है और बुलिश होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो वहां पर क्या होगा, वहां पे क्या फ्रेश इन्वेस्टिंग वाले प्लेयर्स की वॉच लिस्ट खुलती है क्या, आंसर इज यस। फ्रेश स्विंग यस, उसके ऊपर जाती है। फ्रेश इन्वेस्टिंग वालों की खुलती है क्या, तो आंसर इज यस, बिल्कुल खुलती है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस की फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग हो, वो अभी तो नहीं है, अभी तो उतने नहीं है। तो यहां पे एक तरीके से रिस्की जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनकी वॉच लिस्ट का ही ये पार्ट होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। रिस्की ट्रेंड, रिस्की जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वॉच लिस्ट का ही पार्ट होता है। रिस्की का मतलब हो गया कि यहां से अच्छा खासा रिस्क लेने की जिसकी कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो। यहां आइए एक बार इसको कन्वर्ट करते हैं वापस वीकली चार्ट पे। इसको जरा एक बार ध्यान से नोटिस करिए। देखिए आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट थी, ये इतनी बड़ी गिरावट जो है ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि वैल्यूएशंस मार्केट को कतई पसंद नहीं आए। अगर पसंद आते तो इतनी बड़ी गिरावट होती ही नहीं। उसके बाद में जो अटेम्प्ट हुआ, रिवाइवल अटेम्प्ट, उसके बाद ये जो एक अटेम्प्ट था, बुल्स का अटैक था, नीचे आया ऊपर गया, तो यहां से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना चाहिए था, नहीं हुआ, दैट मींस दिक्कत है। और फिर आप देखो उतनी ही बड़ी एक फॉल, जिस टाइप की ये फॉल थी वैसी ही ये फॉल, जो कि शो करती है कि बुल्स का यहां कॉन्फिडेंस वीक है। तो यानी कि बुल्स का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होने के लिए यहां पे बेस भी स्ट्रांग चाहिए और ब्रेकआउट भी बहुत स्ट्रांग चाहिए। और अगर फिर भी कोई मान लो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी काम कर रहा है तो ही मस्ट बी अ रिस्क टेकर, ये हमें पता होना चाहिए। इस पर चार्ट को देखते हुए ऐसा लगता है। क्लियर हुआ। सो दोनों ही जो बैंकिंग है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके जो चार्ट्स हैं बुलिश होते हुए नजर आ सकते हैं इन फ्यूचर, इनके रेजिस्टेंस कटने पे। तो यहां पे इसको रिव्यू करके जरूर देख सकते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है कि आप इसको रिव्यू करेंगे और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नहीं है तो एक लर्निंग एनालिसिस है जो आपको सीखने को मिली है। एक चीज और बता दूं, आने वाले टाइम में बैंकिंग स्टॉक्स में आपको जल्दी ही चर्चा देखने को मिलेगी। अब बैंकिंग में रिजल्ट आने दीजिए एक आध बैंक के, सारे बैंकिंग स्टॉक्स स्पेशली पीएसयू आपको चर्चा में आते हुए दिखेंगे, न्यूज में आने वाले हैं। मेरी बात याद कर लीजिएगा। उम्मीद होगी एनालिसिस पसंद आई है। हमने कोशिश करी है कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको समझा दें कि इनकी चीजें कैसी हैं। उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज अगर ज्वाइन नहीं करी, आप करना चाहते हैं स्विंग की सर्विसेज, तो उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सअप आपके सामने चल रहा है, व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। और हमारी इन्वेस्टमेंट सर्विस की आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। दिवाली ऑफर्स जो है वो लाइव हो चुके हैं, उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सअप
व्हाट्सअप करिए, आपको हमारी टीम जो है वो सारी डिटेल व्हाट्सअप पे भेजेगी और आप वहां से डाटा ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।